हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज से हमारा यहाँ पर पॉलिटी का जो सब्जेक्ट है वो शुरू होने चल रहा है। यहाँ पर जितने भी पॉलिटी के चैप्टर होंगे उसको हम हैंड रिटन नोट्स में आपको प्रोवाइड करेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन घटना चक्र में आए रहेंगे या प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए रहेंगे, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे कोई भी आरओ एग्जाम हो, ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर करने के बाद मैं खुद ही क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें। अगर आप क्वेश्चन यहाँ पर करने के बाद आप जाइएगा, खुद करिएगा। यहाँ पर मैं तो करवाऊंगा ही, जो क्वेश्चन आपके चाहे आईएएस में आए हो चाहे पीसीएस में आए हो, सब कुछ करवाऊंगा। इसके बाद खुद भी करिएगा, आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट होगा, सब कुछ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। मैं यहाँ पर प्रस्तावना से, प्रियम्बल से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, और भी हम टॉपिक स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन अभी हम सबसे पहले प्रेम्बल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं माना जाता है आपके संविधान में यही इंट्रोडक्शन होता है। देखिए, रियलिटी में इंट्रोडक्शन कौन सा होता है? यही प्रियम्बल ही होता है। जब जैसे आप बुक कोई ओपन करते हैं तो एक वहां पर इंट्रोडक्शन लिखा रहता है, ठीक है। तो वही जो आपका इंट्रोडक्शन लिखा रहता है वही ये प्रेम्बल होता है, उद्देश्य क्या होता है। तो चलते हैं, हम कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे, जो आपका आगे भी कुछ चैप्टर है सब कुछ हमको आपको करवाएंगे। तो चलते हैं, इस आपको पीडीएफ इसको लेना होगा तो आप डायग्राम यहाँ पर नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ पीडीएफ रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। हाँ, जो लोग नए होंगे प्लीज, अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब पीडीएफ बनाने में हमको थोड़ा सा मेहनत लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला। अब यहाँ पर देखते हैं पहले, अगर आप चाहे देखिए, आपके संविधान में जो उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रेम्बल है, चाहे आप उसको उद्देशिका कहिए, चाहे आप उसको प्रस्तावना कहिए, या चाहे आप इंग्लिश में प्रेम्बल कहिए, सब कुछ बात एक ही होती है। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है, इसका विचार कहाँ से लिया गया है। तो अगर इसका विचार देखते हैं तो इसका विचार कहाँ से लिया गया है? ये यूएस से, अमेरिका से लिया गया है, याद रखेंगे। इसका विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। अगर पूछे इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, जो आपका प्रस्तावना है इसकी भाषा या उद्देश्य क्या है, इसकी भाषा कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनता है, उद्देश्य का विचार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर उद्देश्य क्या। अब देखिए, उद्देश्य का एक छोटा सा डेफिनेशन है, देखते हैं। चाहे उद्देश्य या प्रस्तावना संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की अभिव्यक्ति है, जिसकी झलक पूरे भारतीय संविधान में दिखती है, ठीक है। संविधान के निर्माताओं का मत इसमें प्रतिबंधित होता है। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान के निर्माता जो हैं, उनका अगर विचार आज हम देख सोचना चाहें, या आप देखना चाहें कि किस में प्रतिबिंबित होता, मतलब उनका क्या विचार था संविधान से रिलेटेड, तो वो किस में दिखता है? प्रियम्बल में आपके दिखता है। कहाँ पर दिखता है? प्रियम्बल में। और यहाँ पे क्या करा है? संविधानिक संरचना और ढांचे एवं दर्शन की अभिव्यक्ति है। देखिए, अगर किसी चीज को आपके जो अंदर मतलब लिखे गए, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे मौलिक कर्तव्य हो, या मौलिक अधिकार हो, या राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धांत हो राज्य के, अब वो सब जो है यहीं से स्टार्ट, जो पूरा इसका निचोड़ होता है ये ही प्रस्तावना ही होता है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि वहां का क्या क्या दिया गया है। मतलब अगर एक घर है, मान लीजिए आप एक घर है, ये एंट्री गेट होता है, ठीक है। घर के अंदर जो भी चीजें रखी गई है, इसी एंट्री गेट पर अगर आप खड़े हो जाएंगे तो एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि हाँ, जैसे यहाँ पर गेट है, यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ किचन है, यहाँ बरामदा है, यहाँ रूम है, ठीक है, यहाँ हॉल है, तो ये सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही होता है, क्या होता है आपका प्रस्तावना या उद्देश्य का, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव, जो उद्देश्य प्रस्ताव है पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था? तो पहली बार जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये कब प्रस्तुत किया गया था? तो पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था?
13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये याद रखेंगे। अब ये कब अंगीकृत किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को यह अंगीकृत, ये तो दो डेट याद रखेंगे कि आपका जो प्रेम्बल है कब प्रस्तुत किया गया था और ये अंगीकृत कब किया गया था। देखिए, जब संविधान अभी नहीं स्टार्ट हुआ बनना, संविधान बनने से पहले ये उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसलिए प्रस्तुत किया गया ताकि सभी का जो लक्ष्य है पता चले कि हमारा संविधान किस प्रकार से बनेगा। यहाँ उद्देश्य वर्ड ही याद रखिएगा। इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा संविधान बनने वाला है वो किस प्रकार से बनेगा। तो वो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ? प्रस्तुत किया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, ये कौन प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू। कब? 13 दिसंबर 1946 को, फिर 22 जनवरी 1947 को इसको अंगीकृत किया गया। अब देखिए यहाँ पर उद्देश्य क्या और प्रेम्बल, मतलब उस प्रस्तावना या प्रेम्बल, इसके मध्य देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर कह रहा है राज्य एवं व्यक्ति के मध्य संबंध की अभिव्यक्ति करता है। अब देखिए राज्य और व्यक्ति, ये देखिए जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे, यहाँ पर हम प्रस्तावना लाए भी हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर अभी हम ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, हम भारत के लोग, ठीक है। इसके बाद इसमें जो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, ये सब अभी देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा देखते हैं ओवरव्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या है, राज्य है, यहाँ पर है व्यक्ति का मूल्यांकन अवधारणा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, शक्ति का स्रोत क्या होता है। प्रस्तावना में क्या शक्ति का स्रोत बताया गया है? जनता। जनता मतलब हम भारत के लोग। यही कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके पेपर में कि हम भारत के लोग, इसके बाद वहां पर लिख दिया गया है कि जो हम भारत के लोग हैं ये कहाँ पर दिया गया है या कहाँ पर लिखा गया है। अभी मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ तो थोड़ा सा आपको और आइडिया आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको आइडिया। ये देखिए, ये क्वेश्चन एमपीपी से 2016 में आया है। हम भारत के लोग, बी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो ये प्रस्तावना में किया गया है। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन बनता है, एक एक वर्ड का मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ठीक है। हर क्वेश्चन पेपर में आए हुए होंगे। अब देखिए ये है, तो यहाँ पर हम क्या आपको बताना चाहते हैं कि अगर पूछे कि शक्ति का स्रोत, अंतिम शक्ति का स्रोत किसके पास होता है हमारे संविधान में, तो आप हमेशा ये कहते होंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है या प्रधानमंत्री। नहीं, शक्ति का अंतिम जो अधिकारी होता है वो कौन सा होता है? वो आपका ये जनता होती है। तो शक्ति का अंतिम स्रोत ये जनता होती है। इसी प्रस्तावना में कहा गया है हम भारत के लोग, ठीक है। अब देखिए राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य की यहाँ पर प्रकृति पूछा गया है। जैसे क्या होता है, कोई इंसान है, उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है, उसके व्यवहार का कैसा है, और यहाँ पर क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, उसका गुण क्या है, ठीक है। तो वहां पर राज्य की प्रति अगर मैं पूछूं कि आपका व्यवहार कैसा है, तो ये पूरी तरह से याद रखेंगे, ये सीक्वेंस में याद रखेंगे, क्योंकि आरओ यारो अगर आप 2023 का पेपर दिए होंगे वहां पर यही पूछ लिया गया था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पहला क्या वर्ड आता है, संपूर्ण प्रभुता संपन्न या सार्वभौमिक। चाहे सार्वभौमिक दिया रहे या संपूर्ण प्रभुता संपन्न दिया रहे, तो यही पहला वर्ड होगा। दूसरा वर्ड क्या होता है, समाजवादी होता है। तीसरा पंथ निरपेक्ष होता है। चौथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये चारों सीक्वेंस में आप याद करिएगा। अब देखिए यहाँ पे स्टार हमने लगाया है, यहाँ भी स्टार लगाया है, यहाँ भी स्टार लगाया है। स्टार का मतलब क्या, और यहाँ भी स्टार लगाया है। क्यों स्टार लगाया है? क्योंकि यहाँ पर जो ये समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया था, अभी ये आगे बताएंगे, जोड़ा गया था। सिर्फ यहाँ पर पहले आप ये इतना याद रखिएगा, सार्वभौमिक, समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष मतलब या कहीं अब अभी धर्म निरपेक्षता वर्ड आ जाए तो वही रखिएगा, सेकुलर जिसको आप कहते हैं। ये लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, तो याद रखेंगे लोकतांत्रिक गणराज्य, तो ये सीक्वेंस मत भूलिएगा। सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, ये सीक्वेंस जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अभी इसी सीक्वेंस पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ, 23 में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आया। देखिए आपके जो आरओ एरो वाले बच्चे होंगे ये चैप्टर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से जरूर क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन आया हुआ है। 17, 21, 23 हर बार क्वेश्चन आया है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्याय कितने प्रकार के होते हैं, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, समता कितने प्रकार का होता है, ये बंधुत्व। एक बार क्वेश्चन रीजनिंग वाला पूछ लिया गया था कि 3, 5, 2 एक सही होगा या 5, 3, 2 एक सही होगा। तो यहाँ 2018 का पेपर हुआ था, वहां पर रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि यहाँ पर क्या होगा। तो वहां पर पहले क्या है, 3 क्या है, न्याय है। तो सामाजिक न्याय होता है, आर्थिक न्याय होता है और राजनीतिक। प्रस्तावना में क्या दिया गया है, 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। कौन कौन सा न्याय बात करता है, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब सभी समाज के वर्गों को समाज में एक समान रहने का अधिकार है, मतलब ये नहीं भेदभाव से, ठीक है। आर्थिक न्याय यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। आर्थिक, देखिए 2 चीजें होती है, एक आर्थिक न्याय प्रस्तावना में आपको मिलेगा, आर्थिक न्याय कहाँ मिलेगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी में, प्रियम्बल और डीपीएसपी में। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है कि जो आर्थिक न्याय है कहाँ कहाँ पे है, तो आर्थिक न्याय कहाँ कहाँ पे है, ये यहाँ पर प्रियम्बल में है और डीपीएस पे। अच्छा, क्यों मौलिक अधिकार में नहीं है, ये हमको बताइए, फंडामेंटल राइट में क्यों आर्थिक न्याय नहीं दिया गया है। अब बताइए, अगर इसको दे देंगे, क्योंकि देखिए जो प्रियम्बल है ये आप लागू नहीं करवा सकते कोर्ट से, और जो डीपीएसपी है ये भी आप कोर्ट से लागू नहीं करवा सकते। डीपीएसपी जितना राज्य अगर चाहेगा तो आपके साथ काम करेगा, आपकी भलाई के लिए, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। वैसे ही देखिए, अगर ये फंडामेंटल राइट में दे देते आर्थिक न्याय, तो एक मान लीजिए मैं बहुत गरीब हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि हमको सरकार से क्या कहूंगा कि मुझे अंबानी कितना अमीर होना है, ठीक है। तो वो मैं नहीं, अगर नहीं सरकार मेरी बात मानेगी तो मैं कहाँ जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, ठीक है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का मेरा ऑप्शन होगा अगर फंडामेंटल राइट में आर्थिक होगा, आर्थिक न्याय, ठीक है। लेकिन हम नहीं जा सकते क्योंकि आर्थिक न्याय फंडामेंटल राइट में दिया नहीं गया है। फंडामेंटल राइट क्या, जो भी आपके साथ अगर वैसी घटनाएं घट रही है तो उसको आप जाइए कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी जाइए, वहां पर आपको वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपको न्याय प्रदान करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर्थिक न्याय नहीं दिया गया है, इसीलिए, नहीं तो सभी लोग कह जाते। एक रिक्शा वाला भी कहता कि हमको क्या करना है, हमको अंबानी कितना अमीर होना, तो सुप्रीम कोर्ट कर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये याद रखें। राजनीतिक न्याय क्या होता है, राजनीतिक न्याय सभी को क्या, राजनीतिक न्याय होता है क्या, सभी को इलेक्शन लड़ने का, सभी को राजनीति में भाग लेने का, सभी को अधिकार है। तो वो तो सभी हो सकते हैं, एक रिक्शा वाला भी इलेक्शन लड़ सकता है और एक अंबानी का लड़का भी इलेक्शन लड़ सकता है, तो ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो तीनों होता है प्रियम्बल में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। थोड़ा डिटेल में इसलिए बताता हूँ, कभी भी ऑप्शन आए तो आप क्लिक कर जाइए, ठीक है। अब देखिए स्वतंत्रता कौन कौन सी होती है, विचार की स्वतंत्रता होती है। जो अगर आपके अंदर कुछ विचार आ रहा है तो उसको अभिव्यक्त भी करिए, ठीक है। जब भी कोई विचार आए तो उसको अभिव्यक्ति भी करिए। तो अभिव्यक्ति की स्वतः, या क्या ऐसा थोड़ी होता है कि आप अपने विचार है उसी विचार दिमाग में घूमते रहिए, ऐसा नहीं, आप उसको अभिव्यक्त करिए, ये आपकी स्वतंत्रता है। विश्वास होना चाहिए, ठीक है, आपकी स्वतंत्र, विश्वास की स्वतंत्रता होनी चाहिए, धर्म की होना चाहिए और उपासना की स्वतंत्रता होना चाहिए। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। अब याद करने का एक ट्रिक दिखाइए, बताइए, बताता हूँ। अब यही दोनों अगर याद कर लेंगे तो आप ये दोनों याद ही हो जाएगा। अगर न्याय देखते हैं तो न्याय में कितने वर्ण हैं, 3 वर्ण हैं, न्याय, यम, या, यह, ठीक है। न्याय में 3 वर्ड है, तो न्याय में जब 3 वर्ड है तो कितने प्रकार के न्याय होते हैं, 3 प्रकार के।
अगर स्वतंत्रता में देखा जाए, बिंदी हटा दिया जाए, स्वावतंत्रता, तो इसमें कितने हैं, 5 वर्ड आते हैं। तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता भी है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब देखिए समता। समता भी 2 प्रकार के होता है, एक प्रतिष्ठा, एक अवसर की समता। कौन कौन सी, एक प्रतिष्ठा की समता होनी चाहिए, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसकी होनी चाहिए, और अवसर की समता जो जो आप आर्टिकल 14 15 ये सब में पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये सब वहां पर डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक ओवरव्यू प्रस्तावना में लिया जाता है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होना, समता होना चाहिए। अब बंधुत्व होना चाहिए। बंधुत्व एक प्रकार का होता है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता होती है, ठीक है। भाईचारा होता है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करना। अब देखिए, यही जो अखंडता है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यही जोड़े गए थे। अब यहाँ पर आपको अगर 3 5 2 1 दे देगा सही, अगर मैं पूछूं न्याय, तो 3 वर्ड याद रखिएगा, न्याय में 3 वर्ड आता है, तो 3 वर्ड आता है तो 3 याद रखिएगा। 5 स्वतंत्रता में याद रखिए 5 वर्ड आता है, सावतंत्रता, 5 वर्ड, 3 5। समता क्या है, 2 वर्ड आता है। समता में 3 वर्ड आता है, लेकिन यहाँ पर 2 याद रखेंगे, कितना, 2 होता है, एक प्रतिष्ठा एक अवसर, और यहाँ पर बंधुता एक याद रखेंगे, इसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली, ठीक है। तो ये 3 5 2 1 ये तो ट्रिक याद ही रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी ट्रिक से भी क्वेश्चन बन चुके हैं। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो जो लक्ष्य क्या है, तो न्याय, अभी हमने पढ़ा न्याय क्या होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 न्याय होता है। समानता क्या होता है, समता, ये अवसर और प्रतिष्ठा की समता होती है। याद रखिएगा, समता कौन सा होता है, समानता, इसमें अवसर और प्रतिष्ठा की समता होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है, यही याद रखेंगे, किसका, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होती है। तो वही जो ऊपर पढ़े हैं यही यहाँ भी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शामिल शब्द कौन से हैं, तो कौन कौन से, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, यही तीनों जोड़े गए थे। ये पीसीएस मेंस 2017 में आया हुआ कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था, क्या जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। ये एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो मूल संविधान बना था कि 26 जनवरी 1950 के समय में, उद्देशिका के अनुसार क्या था, तो उद्देशिका के अनुसार क्या था, संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ये आईएएस 2021 में रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पर ये नहीं पूछा कि तीनों कौन से तीनों जोड़े गए हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन वाला जानता था, एग्जामिनर जानता है कि ये बच्चे रट के गए हैं कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, अखंडता, इंटीग्रिटी, ठीक है। तो याद रखेंगे ये पंथ निरपेक्षता, अखंडता, समाजवादी, ये तीनों जानता था कि ये जोड़े गए हैं, बच्चे याद किए। ये पूछ लिया था कि 1950 के समय में क्या क्या था, तो 1950 के समय में संपूर्ण प्रभुता संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य ही थे। दोनों बार ये क्वेश्चन आया हुआ। अब देखिए यहीं पर ये कहाँ गया, ये यहाँ पर क्या, ये ऊपर वाला एकदम था और नीचे वाला था, बीच वाला ये दोनों गायब था, एक तो यहाँ वाला भी गायब था, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो ये भी क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि क्या नहीं था, और जब मतलब संविधान लागू हुआ तो क्या नहीं था, ये तीनों नहीं थे, और क्या थे, संपूर्ण पवित्रता संपन्न जो सार्वभौमिक और लोकतांत्रिक गणराज्य ये थे, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय संविधान के भाग, ठीक है, उद्देशिका पर जो उच्चतम न्यायालय है वो क्या कहा था, 3 केस आया था, तीनों केस याद रखेंगे। कौन कौन सा केस आया था, एक बेरुवादी केस आया था, बेरुवारी केस, एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और एक आया था एस आर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ स्टेट फॉर में। तीनों केस याद रखेंगे, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इन्हीं तीनों केस में ये पता चला है कि जो ये आपका
प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए बेरूवारी केस में क्या हुआ था। बेरूवारी केस कब हुआ था, पहले तो ये भी याद रखेंगे, 1960 में हुआ था। बेरूवारी केस कब हुआ था, 1960 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया था कि जो ये प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो संविधान का भाग नहीं है। क्या यहाँ पर अस्वीकार कर लिया गया था। लेकिन केशवानंद भारती केस आया 1973 में, सबसे बड़ी बेंच अभी तक की। ठीक है, 1973 की सबसे बड़ी बेंच। इन्होंने क्या कहा, अपने ही डिसीजन को पलटते हुए केशवानंद भारती केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, क्या है, प्रस्तावना एक संविधान का अंग है। केशवानंद भारती केस में यही बताया गया कि जो प्रस्तावना है ये एक बिल्डिंग के ढांचे के समान है। अगर प्रस्तावना नहीं रहेगी तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जैसे घर का बिल्डिंग नहीं होता, एक पिलर उलर पे खड़ा रहता है, वही अगर पिलर नहीं रहेगा तो वो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो केशवानंद भारती में यही बताया गया, ये ढांचे के समान है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा है, SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में, इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया, ये कब आया था, 1994 में ये केस हुआ था। ठीक है, इसमें भी स्वीकार किया गया था, पुनः और स्पष्ट कर दिया गया। ठीक है, मतलब प्रतिपेक्षता जो ये सेकुलर शब्द है उसको भी और स्पष्ट कर। अब देखिए सेकुलर होता क्या शब्द है, अगर मैं आपको बताऊं कि सेकुलर ये पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह होता है कि जो हमारी राज्य है, मतलब राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या सरकार, आप बोलिए कुछ भी बोलिए, ठीक है, मतलब जो अपना गवर्नमेंट है, वो सरकार जो हमारी भारत सरकार है, वो क्या करता है, वो किसी धर्म को नहीं फेवरेट करता। ये इसका मतलब है कि मतलब वो ये नहीं कि वो उस किसी धर्म के प्रति मतलब वो क्या कह सकते हैं कि आप उस धर्म को मानता ही नहीं, नहीं, वो सभी धर्मों को एक समान रूप से देखता है। ये धर्मनिरपेक्ष सेकुलर का मीनिंग ये हुआ। ठीक है, क्या सभी धर्म उसके लिए, राज्य के लिए समान है। सेकुलर का वर्ड यही होता है। ठीक है, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो तो निगेटिव वर्ड में चला जाएगा कि वो किसी धर्म को नहीं मानता, ये मत कहिए। कि ये कहिए, जैसे आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि जहाँ, वहां पर आप क्या बताएंगे, तो वहां पर ये बताएंगे कि ऐसा ना कहिए कि वो किसी धर्म को नहीं मानता। ठीक है, ऐसा मत कहिए, वो ऐसा आप बोलिए, थोड़ा सा घुमा के बोलिए कि उसके लिए जो सभी धर्म है, भारत में जितने भी धर्म है वो समान है। बस इतना बोलिए, क्योंकि वो थोड़ा सा पॉजिटिव सोच लोगों की सुनने की आदत है। ठीक है, तो यहाँ पर यही याद रखेंगे, हम सरकार के राज्य के लिए सभी धर्म एक समान है। ठीक है, अब देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में स्वीकार किया गया, यहाँ भी स्वीकार किया गया। अब देखिए ये तो हो गया। हाँ, अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर देखो कुछ तथ्य देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर जो पूछ लिया जाता है कि ये किसके द्वारा कहा गया है, तो देखिए उद्देशिका को राजनीतिक जन्म कुंडपत्री किसने कहा है। तो उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री किसने कहा था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये किसने कहा था, ये KM मुंशी ने कहा था उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसमें कहा, तो संविधान उपचारों के अधिकारों को अनुच्छेद 32। अब देखिए अगर यहाँ पर दो चीजें आता है, अगर सिर्फ इतना पूछे संविधान की आत्मा कौन सी है, क्वेश्चन आया हुआ है संविधान की आत्मा कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। अगर आपसे ये वर्ड पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में संविधान की आत्मा कौन सी है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में संविधान की आत्मा आर्टिकल नंबर 32 है। तो दो वर्ड में आपसे फंसा सकता है, दो चीजें। कौन सा, अगर पूछे कि संविधान की आत्मा कौन है तो सिर्फ प्रस्तावना बता दीजिए, प्रेम्बल बता दीजिए। अगर किसी शब्दों में पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में, तो आर्टिकल 32 बताएंगे। ठीक है, तो ये दो वर्ड याद रखेंगे। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी किसने कहा, तो प्रस्तावना के संविधान को की कुंजी किसने कहा, सर अर्नेस्ट बारकर ने कहा था। किसने कहा था, अर्नेस्ट बारकर ने कहा था। अब यहाँ पर देखते हैं, हमने काफी लंबे समय से जो सोचा था, जिसका स्वप्न देखा था,
हमारे संविधान की प्रस्तावना वही अभिव्यक्ति करती है। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था। ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य थे, याद रखेंगे, ठीक है। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने यही कहा था, जो हमने बहुत लंबे समय से सोचा था वही प्रस्तावना कहती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, सबका याद रखिएगा, अगर कुंजी एक एक वर्ड याद रखिएगा, कुंजी कहे तो अर्नेस्ट बर्कर, तो याद रखिएगा अरेस्ट, जब अरेस्ट यहाँ अर्नेस्ट लिखा गया ना, अरेस्ट से याद रखिएगा, जब अरेस्ट करते हैं तो कुंजी लगा देते हैं, ताला कुंजी, ठीक है। तो ये भी याद रख लीजिए, ऐसे याद रखिएगा। अब देखिए जन्म पत्री कहाँ किसने कहा, तो मुंशी, जैसे कहीं आप जन्म पत्र प्रमाण पत्र ये बनवाने जानते हो, वहीं पर आपका ऑफिस में मुंशी होता है, तो ऐसे ही याद कर लीजिए, क्योंकि सब कुछ नहीं याद कर सकते, कोई ना कोई, क्योंकि अभी तो याद हो जाएगा, बाद में भूल जाएंगे क्यों, तो अगर थोड़ा सा ट्रिक अगर याद लगा देंगे तो वहां पर आ जाएगा। जन्मपत्री मुंशी, ऑफिस में जाएंगे तो मुंशी बैठे रहते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए, बस ऐसे याद रखिए। और बी आर अम्बेडकर वाला ये तो बहुत आप पढ़े ही होंगे, इसको याद ही होगा। अब ये संविधान प्रस्तावना की अभिव्यक्ति आह्लाद कृष्णा स्वामी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, ये भी बोले थे। अब देखिए ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? अब देखिए आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर जी ने। अगर पूछा जाए संविधान की आत्मा प्रस्तावना को सिर्फ किसने कहा था, तो डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव ने, यही है ठाकुर दास भार्गव, इनका हमने फिगर भी लगा दिया है, तो ये ठाकुर दास भार्गव है, इनको इन्होंने ही कहा था संविधान आत्मा है। अब यहाँ पर देखिए संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये जन्म पत्र कुंजी वाला, ठीक है। तो संविधान एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है। तो याद रखिएगा संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है। अब याद रखिए संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है। तो अगर संविधान जो है एक बॉडी है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है, तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है, ठीक है। तो ये कौन कहा है? सुभाष कश्यप का कथन है। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपके बॉडी के अंदर से, अगर सही बोल रहे हैं, अगर आप आगे वाला जो पार्ट होता है पेज किसी बुक का, इंट्रोडक्शन, पहले आप जब बुक ओपन करते हैं तो हमेशा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो वही तो प्रस्तावना है, जो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं वही तो प्रस्तावना, कभी कभी देखिए प्रस्तावना ही लिखा रहता है, तो जो प्रस्तावना है वही है बस, ठीक है। अगर आप प्रस्तावना नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं दिया रहेगा, जैसे क्या होता है, अगर मूवी होती है, अगर मूवी को ट्रेलर से पहले रिलीज कर दिया जाए तो वो मूवी कभी नहीं चल सकती, ठीक है। इसीलिए ट्रेलर पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, ठीक है। हर आप वीडियो देखते होंगे एक ट्रेलर आ जाता होगा बीच में ऐड के लिए, ठीक है, कहीं नेटफ्लिक्स का तो कहीं किसी का, ठीक है। तो वो ट्रेलर पहले दिखा दिया जाता है, ठीक है, तो इसके बाद मूवी रिलीज की, यही इसके बाद यही प्रस्तावना आगे का ट्रेलर है, याद रखेंगे। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना ही उसकी शक्तियों को प्रतिबंधित करने वाला गैर न्यायिक प्रतिबंधित करने वाला है, यह गैर न्यायिक है। मतलब याद रखेंगे, यह क्या है? गैर न्यायिक। ये पूछा गया है वर्ड कि यह न्यायिक है कि नहीं। जब देखिए जहां आर्थिक वर्ड आ जाए वो हमेशा गैर न्यायिक होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा यही नहीं कर सकता कि हमको उनके जितना अमीर होना है, नहीं जाता। तो जहां भी आर्थिक आ जाए वो गैर न्यायिक होगा, अर्थात इनकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। अगर आप गरीब हैं तो सरकार से ये नहीं कह सकते कि हमको अंबानी कितना अमीर होना है, ठीक है। तो याद रखिए ये गैर न्यायिक है। अच्छा बताइए, ये अगर मैं पूछ रहा हूँ कि ये गैर न्यायिक है, तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ क्या इस प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो इसमें क्या बताएंगे आप? अब देखिए इसमें सोचने वाली बात ही कुछ नहीं है, क्योंकि अगर संशोधन नहीं किया जा सकता तो 42वां संविधान संशोधन हुआ जो था उसमें ऐड क्यों किया गया? ठीक, ऐड तो किया ही नहीं जाता, तब तो बोल ही दिया जाता। इसमें संविधान में कुछ ऐड निकाल जोड़ नहीं सकते, तो इसमें संशोधन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जोड़ा तो गया ही है तीन, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, ये इंटीग्रिटी, ठीक है, ये सब तो जोड़ा ही गया है। तो याद रखेंगे उसमें चेंज कर सकते, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अभी शायद क्वेश्चन होगा, दिखाएंगे।
अब देखिए उद्देश्य या प्रस्ताव, अब देखिए यही यही जो है ये आप देखेंगे, चाहे नेट पे सर्च करेंगे कहीं भी देखेंगे यही दिया रहता है, मेन यही होता है। यहाँ पर क्या कहता है, हम भारत के लोग, यहाँ पर हम भारत के लोग क्या है, याद रखेंगे यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने दिखाया नहीं था, एक क्वेश्चन आईएएस में भी आया हुआ, उसको भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो यहाँ पर है, ये यहाँ जो लिखा गया है, ये इसी को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा वैसा हो, यहीं पर दिखा, यही सब यहाँ लिखा गया है। देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी, ये जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब देखिए यहाँ पर लोकतंत्रात्मक और गणराज्य क्या मतलब होता है। लोकतंत्रात्मक मतलब हमारी जो सरकार होगी वो जनता के द्वारा चुनी जाएगी। गणराज्य मतलब क्या है, जो हमारा सर्वोच्च होगा वो भी चुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का लड़का राष्ट्रपति बन गया, ठीक, ऐसा नहीं किया जाएगा जैसे अमेरिका में किया जाता है। वहाँ गणतंत्रात्मक राज्य की परिकल्पना नहीं है, वहां पर एक हायरार्की चलता, मतलब राजा का लड़का राजा ही होगा, ठीक है। जैसे जॉर्ज पंचम, चतुर्थ जॉर्ज, सिस्टम सष्टम, ऐसे ऐसे चलता रहता वहां पे। हमारे यहाँ क्या है, कल पहले रामनाथ कोविंद जी थे, अब क्या है, माननीय राष्ट्रपति जी ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। तो ऐसे और भी आगे आते जाएंगे, ठीक है। तो उसमें कोई फिक्स नहीं है कि वो ये होंगे, ठीक है। तो जिन इसका इलेक्शन होगा, जो जीतेगा वही बनेगा, उसी को कहते हैं गणतंत्र, क्योंकि जो राष्ट्रपति का पद होता है वो सर्वोच्च माना जाता है, ठीक है। बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, अब देखिए क्या है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को क्या चाहिए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय चाहिए। क्या कह रहे हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जरूरत है। अब देखिए यहाँ से खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता चाहिए, यहाँ तक खत्म हो गया। इसी में सब कुछ दे दिया गया है। अब यहाँ पे क्या देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता चाहिए, ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया है। प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता चाहिए, ठीक है। बस यही है। तो अभी हमने क्या बताया, तीन क्या होगा, न्याय होगा, चार पांच क्या होगा, स्वतंत्रता होगा, समता कितना होगा, दो होगा, बंधुता कितना होगा, एक होगा। तो 35-21 वर्ड याद रखेंगे, 35-21 मैथ वाले याद रखेंगे, 35-21 बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान में आज अभी बताएंगे इसमें कि ये तो द्वारा संविधान अंगीकृत किया गया, ठीक है। तो ये कब अंगीकृत किया गया, ठीक है, तो याद रखेंगे ये बी वाला ही इसका आंसर सही होगा। अभी आगे दिखाते हैं, ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर यही वाला, अब देखिए अखंडता और सुनिश्चित, वही जो अभी हमने पढ़ा है। यहाँ लिखा गया अधिनियमित आत्मर्पित और अंगीकृत, मतलब भारत की जो जनता है वो अपने लिए अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्म अर्पित किया, मतलब अपने शासन के लिए ही किया है, ठीक है। यहाँ पर संप्रभुता संपन्न लिखा गया है, ठीक है। मतलब क्या होता है संप्रभुता संपन्न, मतलब बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, अब देखिए प्रस्तावना न्यासात्र बेरूवादीवाद जो 1960 में, उसी को डिटेल में लिखा गया है। अब देखिए जो बेरूवादीवाद है, इसमें क्या कहा है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के एक मस्तिष्क की कुंजी है। तो प्रस्तावना क्या है, संविधान निर्माताओं की एक मस्तिष्क की कुंजी है। ये ये बेरूवादीवाद में यही कहा गया, प्रस्तावना बहुअर्थी शब्दावली और अनुच्छेदों को समझने में सहायक है, परंतु प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये बेरूवादीवाद में स्पष्ट कह दिया गया कि इसको संविधान का भाग ना माने। लेकिन क्या हुआ, आता है 1973, इसमें कहा गया है केशवानंद भारती वाद में, जिसमें कहा गया है कि जो संविधान प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना संविधान का भाग है। याद रखेंगे ये प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है। इसके बाद AMR बोम्मईवाद 1994 आता है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है।
तो याद रखिएगा बुम्बई MR बुम्बई SR, याद रखिए SR बुम्बई वाद में यह कहा गया है कि पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है और प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, तो दोनों में अभी मैं अगर पूछूं बेरूवादी, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, बेरूवारी वाद कब हुआ था, 1960 बताएंगे, केशवानंद भारती 73 बताएंगे 1900, और SR बुम्बई 1994 बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर भारतीय जीवन बीमा वाद, याद रखिएगा भारतीय जीवन बीमा वाद किससे रिलेटेड है, 1995 में यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय जीवन बीमा वाद किससे रिलेटेड है, प्रस्तावना प्रियम्बल से रिलेटेड है। प्रस्तावना संविधान और का अखंड भाग है, इसमें भी कहा गया, मतलब एक में ही सिर्फ रिजेक्ट कर दिया गया था बेरुवारी वाद में, और सब में एक्सेप्ट कर लिया गया। प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है, विधायिका की शक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाती है ये, या गैर न्यायिक है और न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए ये अनुसूचिया वाला जो चैप्टर है इसको अगले में हम देखेंगे, अब यहाँ पर लिख दिया गया है, इसको अगले चैप्टर में हम देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1949। तो आप याद रखिएगा स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, कौन कौन सी, विचार हुआ, अभिव्यक्ति हुआ, विश्वास हुआ, धर्म हुआ, उपासना। ठीक है, स्वतंत्रता याद रखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वो, यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा न्याय का भाग नहीं है, तो उसमें दे सकता है सामाजिक, राजनीतिक, या धर्म दे सकता है, या विश्वास दे सकता है। तो न्याय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ऐसे पूछ सकता है। अभी आएगा क्वेश्चन में दिखाऊंगा कैसे पूछा गया है। यहाँ पर क्या है, भारतीय संविधान की 26/1/1995 में यही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं जो 26 तारीख की डेट है 1950 को जब लागू किया गया था संविधान हमारा, तो उस समय ये प्रस्तावना की स्थिति क्या थी, तो क्या थी। अब देखिए वहां पर समाजवादी था, नहीं था। वहां पर धर्मनिरपेक्ष था, ये सेकुलर था, नहीं था। वहां पर क्या था, वहां पर था संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, दो ही था, संपूर्ण प्रभुता संपन्न था, लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो ये की बात, इसका सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अभी सीक्वेंस आएगा। भारत के संविधान में निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है। अब देखिए संविधान के निर्माताओं जो होता है, जो निर्माता होते हैं, ठीक है, उनका जो मत है अगर आज आपको जानना हुआ तो किसमें जानेंगे, ये आप जानेंगे उद्देशिका में। कहाँ पर, उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में जानेंगे। IS प्री 2017 में आया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना को कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व प्रदान किया गया। देखिए हम कह रहे थे कि 35-21 याद रखिएगा। 3 प्रकार के न्याय होते हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता होता है, समानता क्या होता है, 2 प्रकार का, और भ्रातृत्व बंधुत्व कितना, कहाँ से कितना होता है, 1 प्रकार के। बंधुत्व कहाँ लिया गया, फ्रांस से बता लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित किया गया। अब यही क्वेश्चन जो कहते हैं लोग कि प्रीवियस ईयर अब नहीं पूछा जाता, पॉलिटी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आया हुआ है आपका। ये क्वेश्चन 1997 से में आया हुआ है। RO का 2023 का पेपर देखेंगे, सेम टू डिक्टो यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है, सार्वभौमिक है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्षता है, प्रजातांत्रिक, या लोकतांत्रिक कहे, प्रजातांत्रिक कहे, बात एक ही होता है। ठीक है, तो प्रजातांत्रिक गणराज्य होता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आप जरूर याद रखिएगा। हमेशा ये याद रखिएगा धर्मनिरपेक्ष तीसरे नंबर पे आएगा, आगे 2 जरूर याद रखिएगा। सार्वभौम, अब देखिए सार्वभौम कैसे याद रखेंगे, सार्वभौमिक मतलब क्या होता है, जो हर जगह विद्यमान हो। ठीक है, सर्वशक्तिमान, ठीक है, ऐसे याद करिए, जो सर्वशक्तिमान होगा वो लाइन में आगे खड़ा होगा कि पीछे खड़ा होगा, वो लाइन में एकदम आगे खड़ा होगा, तो ये एकदम आगे कर दीजिएगा। उसके बाद सा से समाजवाद कर दीजिएगा, फिर धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। कैसे न कैसे इसको याद कर लीजिए। ठीक है, पहले सार्वभौम, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता पर, यही सीक्वेंस याद रखिएगा, दूसरा सीक्वेंस मत चलाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। अभी हमने क्या बताया,
ये भी पूछ सकता है कौन सम्मिलित था कौन नहीं सम्मिलित था। तो शब्द 1975 में, अब यहाँ देखिए कह रहे हैं 1975 में, और आपका संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। कैसे याद करेंगे 42वां 1976 में? 4 और 2 कितना होता है? 6, तो 6 लास्ट में यही है, ऐसे कर लीजिए याद, ठीक है। अब जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में कर दीजिएगा, क्योंकि 4 4 8 होता है, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ये सब आगे मैं बताऊंगा। अब देखिए 1975 में संविधान में शामिल नहीं था, तो पहले क्या क्या 1976 में जुड़ा? क्या जुड़ा? अखंडता जुड़ा था। क्या जुड़ा था? अखंडता जुड़ा था। याद रखिएगा क्या शामिल नहीं था? तो ये यही डी वाला शामिल नहीं था, याद रखेंगे। अखंडता 1976 में जुड़ा था, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गत उद्देश्य क्या बना? जो पंडित नेहरू का ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव था, ये बाद में उद्देश्य क्या बना? हाँ एकदम सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। सही, ये न्याय योग्य नहीं है, क्योंकि आर्थिक वाला न्याय से समझ लीजिएगा, आर्थिक वाला जब आएगा समझ जाइएगा कि वो कोई रिक्शा वाला जाके अंबानी नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता कि हमको भी अंबानी बनना है, ठीक है, क्योंकि वो नहीं है, ठीक है। तो न्याय योग्य ये नहीं है, ये भी सही है, पहला भी। दूसरा, इसका संशोधन नहीं किया, अब गलत है ये। इसका संशोधन किया जा सकता है, इसीलिए तो जोड़ दिया गया 2 3, ठीक है। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और ये बंधुत्व, ये सब जोड़ दिया गया है, वो सॉरी अखंडता जोड़ दिया गया, ठीक है। तो क्या हुआ? इसीलिए तो जोड़ा गया, जबकि संशोधन हो सकता तभी तो जोड़ा गया। तो ये तीसरा वाला गलत है, यहाँ भी तीसरा गलत, यहाँ भी बचा ये संविधान विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता, तो हाँ ये भी सही है। संविधान विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। संविधान का जो विशिष्ट प्रावधान है, ये नहीं कि प्रस्तावना जाके रद्द कर दे, नहीं, ठीक रद्द कर सकता, ठीक है। तो वहां पर कौन सा होगा? 1 2 4 होगा, ठीक है। कौन सा? 1 2 4 होगा, तीसरा गलत होगा। कहाँ पे? यूपीपी से 2009 में आया है। अब देखिए ये तो क्वेश्चन हम बता ही दिए हैं, ठीक है। अब ये देखिए, कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? अभी हमने क्या क्या पढ़ रहा हूँ? संप्रभुता पढ़े हैं कि नहीं? हाँ पढ़े हैं संप्रभुता। पंथ निरपेक्षता पढ़े हैं कि नहीं? हाँ पढ़े हैं। सेकुलर पढ़े नहीं हैं आप? लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़े हैं कि नहीं? हाँ पढ़े हैं। संघीय पढ़े हैं क्या? अभी हम कहीं पे संघीय, जब से मैं क्लास ले रहा हूँ, कि संघीय कहीं पढ़े? नहीं पढ़े। यूपीपी से 2021 में आया है, ठीक है। तो कौन सा संविधान का? नहीं, तो ये संघीय। अब ये देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता? अब देखिए यहाँ पर बताया नहीं गया है किसके अकॉर्डिंग, ये सिर्फ बता दीजिए। तो संविधान की आत्मा कौन कहलाता है? उद्देशिका ही संविधान की आत्मा कहलाता है। यहाँ देखिए, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया गया कि संविधान उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा में? देखिए, केशवानंद भारती में बताया गया संविधान का हिस्सा है, ठीक है। एस आर बोम्मई में बताया गया संविधान का हिस्सा है। लेकिन बेरोबारी 1960 वाले में क्या बताया गया? कि यह संविधान का भाग नहीं है। तो ए वाला 17 में क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस का क्वेश्चन है। अब देखिए, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया उद्देश्य का संविधान का भाग है? आप देखिए यहाँ पर 2 3 ऑप्शन दिया हो सकता है, या केशवानंद या एस आर बोम्मई दिया जा सकता है। तो बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, याद रखेंगे, सी वाला आंसर होगा। बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। अगर केशवानंद भारती यहाँ ऑप्शन में दिया होता तो वो भी लगा देते, ठीक है, तो लेकिन ये एक ही लगाते। तो केशवानंद भारती थोड़ा ज्यादा चर्चित है, उसी को पहले लगाते अगर वो दोनों होता तो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, एक ही देगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उसकी व्याख्या की गई है। तो उसकी व्याख्या कहाँ पर की गई है? ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उसकी व्याख्या कहाँ की गई है? तो याद रखेंगे, उसकी व्याख्या कहाँ की गई है? तो उसकी व्याख्या मूल अधिकारों में भी किया गया है, समता की बात किया गया है, यहाँ भी समता की बात कहाँ किया गया है? मूल अधिकारों में भी कहा गया, 14 आर्टिकल। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्थिक न्याय यहाँ भी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी है, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों में भी दिखाई देता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपका इंट्रोडक्शन पढ़ लिए हैं, तो वो पूरे चैप्टर में पूरी चैप्टर की बात कर रहा है कि नहीं?
तो वो सभी पूरी चैप्टर की, अब जैसे टेलर अगर मूवी देख लिए हैं, किसी मूवी का टेलर देख लिए हैं, तो आप पूरी मूवी हल्का हल्का ज्ञात हो जाता है कि क्या क्या आगे अंदर होने वाला है मूवी में। ठीक है, मतलब 10 दिन बाद जब रिलीज होगी तो आगे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आभास हो जाता है कि क्या क्या कहानी चलेगी इसमें। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सभी में देह होता है, मौलिक कर्तव्य में भी, राज्य के नीति निश्चित सिद्धांत में भी, मूल अधिकार में भी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई? अभी हमने कितनी बार बताया हूँ, 2021 में। अब देखिए 2023 में भी क्वेश्चन आया है, 2017 में भी क्वेश्चन आया आरओ में, ठीक है, और 2021 में क्या आया है। तो कौन कौन से न्याय, तो जैसे सांस्कृतिक जहाँ उसको तो हटा ही दीजिए, ठीक है, धार्मिक जहाँ वो भी हटा दीजिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीनों चीज प्रदान की गई है। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान के उद्देश्यों को एक रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया? अब देखिए अभी हमने बताया था, आईएएस का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आईएएस का क्वेश्चन अगर मैं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप देख के सिर्फ कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पढ़ाने का यही मोटो रहता है कि जैसे आप कोई भी क्वेश्चन रहे उसको आराम से, कितना भी टफ, अब आईएएस से टफ कोई पेपर तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो याद रखें जब आईएएस का पेपर आप टेकल कर दे रहे हैं तो कोई छोटा सा भी एग्जाम होगा उसको आराम से आप टेकल कर देंगे। ठीक है, या कहीं भी जो कोई भी पेपर होगा उसको आप टेकल करिएगा, देखिएगा सब कुछ आराम से कर देंगे। अब देखिए हमने क्या कहा था, आर्थिक न्याय वहां पर मौलिक अधिकार में मत ले जाइएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार में नहीं ले जाइएगा कभी भी नहीं, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, क्योंकि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, तो मैं यही बताया हूँ कि एक रिक्शा वाला अंबानी के बनने की इच्छा नहीं लेकर जा सकता सुप्रीम कोर्ट कि हमको अंबानी बनना है, तो इसमें यही याद रखिएगा। ठीक है, तो उद्देश्य क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय की बात की जाती है। आईएएस का क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर, संविधान में दिया गया आमुख शब्द क्या है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं कि न्यायालय में लागू नहीं, हाँ यहाँ न्यायालय में लागू नहीं किया जाता, जहाँ आर्थिक आया वहां तो न्यायालय में लागू होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सही है। महत्वपूर्ण है इसकी उपयोगिता, इसकी महत्व, अब संविधान का प्रस्तावना क्या है, महत्वपूर्ण ही है इसका। ठीक है, ऐसा थोड़ी ऐसे रख दिया गया, आत्मा कहलाती है। ठीक है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, उद्देश्य मतलब शासन कैसे किया जाएगा उसका लक्ष्य दिखाता है। ठीक है, संविधान में कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, मतलब संविधान का जो कानून है उसके डिफाइन करता है, ये एक एक पार्ट्स को डिफाइन करता है। जैसे हम भारत के लोग, अभी हमने डिफाइन नहीं किया, वैसे ये भी सही है। देखिए ये जो क्वेश्चन आया था यहाँ पर चारों होना चाहिए, 1 2 3 4, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर चारों होना चाहिए, ऑप्शन भी नहीं आया था, लोक सेवा आयोग के द्वारा ऑप्शन नहीं दिया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर चारों होना चाहिए, चारों ही सही है। अब देखिए यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में क्या क्या शामिल किया गया था? ये सेकुलर शब्द शामिल किया गया था, सोशलिस्ट शब्द शामिल किया गया था, समाजवादी, ठीक है, और अखंडता शब्द शामिल किया गया था, गणराज्य पहले से ही था। ठीक है, तो उस प्रस्ताव में सम्मिलित क्या नहीं था? तो 1 2 3, ठीक है, तो कहाँ पर ये वाला सही है, ये तीनों नहीं थे, न समाजवादी थे, न सेकुलर थे, न अखंडता इंटीग्रिटी थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, तीनों शब्द क्या थे, नहीं थे, यही सिर्फ चौथा वाला था। ठीक है, देखिए बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है बस। ठीक है, यह आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे साथ पॉलिटी, जो बच्चे नए होंगे मेरे साथ पॉलिटी इसी तरह पूरा पढ़ना है, एक एक वर्ड आपको डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो प्लीज जुड़ जाइएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो आएगा वो प्रॉपर एक हफ्ते में 2 4 वीडियो आ जाएगा। ठीक है, डेली नहीं आ पाएगा क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, क्योंकि और सब्जेक्ट पढ़ाना रहता है, करंट भी है, बायो भी चल रहा है। ठीक है, तो प्लीज आप सब सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, यही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।